बैक पाकिस्तान में सैलाबी सूरत पर बात हो रही है और पंजाब में सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। हमने जो जानी नुकसान हुआ है उसका तखमीना तो लगाया है, लेकिन अभी माली नुकसानात का तखमीना लगाना बाकी है, जिनमें कपास, मकई और जो हमारी कमात की फसलों की पैदावार है उनमें कमी आने का भी खदशा है। और जानों के लिए जो जानवर हैं हमारे, उनके लिए एक चारा भी जो है वो भी पैदा करना और उनको मैसर करना किसानों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान का ज़राई शोबा किन मुश्किलात का शिकार है और सैलाब के दौरान फूड इंपोर्ट कितना बढ़ सकता है और सैलाब से कौन सी फसलें ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं, इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है खोकर साहब ने, मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल सर ये जो हालिया सैलाबी सूरत हाल है, डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी यही बताया जा रहा है हिस्टोरिकली कि भी ये तारीख का शदीद तरीन किस्म का जो सैलाब है वो है। इसमें कोई शक नहीं जी, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं, रावी, चनाब और सतलुज, और उन्होंने क्या काश्तकारों के लिए तो क़यामत सुगरा बर्पा की, खड़ी फसलें सब तबाह। अच्छा, उसमें घर का सामान सारा गया, जानवर गए, फसलें, चावल की मेजर फसल जो है वो गई, कपास की फसल और इसी तरह गन्ने की और सब्जियात, चारा जात, यानी कि ये तेल वगैरह, ये सारी फसलों का नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन इस वक्त कोई 35 और 4,000 मवाज़ियात हैं जहाँ पे पानी पहुँचा। अभी तो पानी जा रहा है, अभी सिंध में जाना है, बाकी जाना है, अभी तो पानी जा रहा है, उसके नुकसान सामने आ रहे हैं। तो इसमें आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तानी कौम से कि वो इन लोगों के साथ खड़े हों, एज ए कौम हम मिल के उनकी सपोर्ट करें। अकेली हुकूमत नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है। जब तक हम सारे मिल के उनकी सपोर्ट ना करें, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं है। अगर उनके पास कोई गरीब आदमी के पास खाने के लिए गंदम पड़ी थी, दाल पड़ी थी, चीनी पड़ी थी, वो सब कुछ चला गया। तूड़ी पड़ी थी जानवरों को खिलाने के लिए, ये चारा काश था, वो सब कुछ उनका चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो हमें एज ए कौम उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। मैं खुद ज़िला खानेवाल का रिहायशी हूँ और मेरे गांव में सैलाब आने, पानी आने का कोई खदशा ही नहीं है। पुलरंगों के साथ अनैतपुर है, तहसील कबीरवाला में। तो कल शाम को अचानक पता चला जी कि नहर 1800 क्यूसेक, इसमें 3600 क्यूसेक पानी आ रहा है। अच्छा, और इरीगेशन डिपार्टमेंट की वहाँ पे नेग्लिजेंस है कि उन्होंने अगली नहर के जो उसमें से 2 नहरें निकलती के बंद कर दिया, उससे बिफर गई नहर और वो सारा कट हुआ। और सुबह जब मैं देख रहा था, मैं बल्कि बड़ी खुशी हुई मुझे कि हमारी जो डीसी साहब हैं वो खातून है, वो पहुंची हुई थी, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा हुआ था। पुलिस और जिनका असल काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, बल्कि चीफ इंजीनियर इरिगेशन मुल्तान ने रात से लेके सुबह मेरे आज तक इस वक्त तक उसने किसी की कॉल अटेंड नहीं की। बेल भी जा रही है, ये नहीं कि फ़ोन बंद है। यानी कि इस एमरजेंसी में अगर ये लोग इस तरह लापरवाही करें कि लोगों के घर जा रहे हों, और वो जो बस्ती है जो जिसमें इस वक्त पानी है, उसका नाम पता क्या है जी? बस्ती गरीबाबाद। 1-1, 2-2 मरले के घर है वहाँ पे, यानी कि इससे बड़ा घर कोई नहीं है। इंतहाई गरीब लोग हैं जिन्होंने मरला 2-2, 3-3 मरले खरीद के घर बनाए हुए हैं, और वो सारी मिलिया बेट हो रही है इस वक्त। वहाँ पे पानी खड़ा है इस वक्त, 4-4 फुट वहाँ पर। सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट, अगर वो अगली मुल्तान ब्रांच बंद ना करते तो जब उनको पता है कि इतना ज्यादा पानी आ रहा है तो ये नहर न टूटती। अब एक बड़ी नहर है, वो टूट गई, अभी तक वो पानी चल रहा है। और अगर पेशगी इत्तलात भी दे दी जाए और इलाके को खाली करा दिया जाए तब भी सूरत हाल। वो पेशगी इत्तला इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं रोक दे रहे थे कि पानी आ रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट को। नहरी निज़ाम पंजाब का मिसाली था और लोग मिसालें दिया करते थे कि पंजाब का नहरी निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर बाकायदा उनके रास्ते रोक दिए गए। देखिए जी, मैं एक चीज़ पे, जो चीफ इंजीनियर ने किसी का नंबर अटेंड नहीं किया, मैं इसका सख्त एक्शन लूंगा। बिल्कुल मैं वाजे कह रहा हूं कि उसकी बिल्कुल लापरवाही है। उसे अगर उसको सैकड़ों फोन आ रहे हैं और बेल भी जा रही है, उसे फोन अटेंड करना चाहिए। कोई बचत हो सकती है, वहां को मशीनरी भेजती है। अब काश्तकारों के पास तो वहां लोगों के पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, वो तो ट्रैक्टर लेके आया, जो कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी सैलाब के हवाले से ये जो सैलाब की तबाहकारी है ना सर, इसी पे आपने बताया कि जो फसलें कौन कौन सी मुतासिर हुई हैं, तकरीबन सभी जो खड़ी फसलें थी वो सब जो फसल आई है वो सारी हो गई। तो फिर इस सिचुएशन में पाकिस्तान को ग़िज़ाई बहरान का डेफिनेटली सामना करना पड़ेगा। अब हुकूमत को एक चीज चाहिए, और हुकूमत को भी और पाकिस्तानी कौम को मिलके उन लोगों को अगली फसल काश करने के लिए खाद, बीज, डीजल और माली मुआवनत, ये तो कमिट वैसे गवर्नमेंट कर रही है कि पहले तखमीना लगाया जाएगा। अगर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनको खाद लेके नहीं दी जाएगी मुफ्त में, उनको बीज नहीं दिया, वो काश्त नहीं कर सकते। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं
इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जा रही है, हर जगह पहुंच रही है, इदारे पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काश्तकार तो इस सैलाब आने से पहले मरा हुआ है, तो उसको 2 साल गंदम का रेट नहीं मिला। अच्छा, अगर आप मुआवजा करें 2022 के सैलाब का और 1988 के सैलाब का, किसके करीब ज़्यादा है और क्या उनसे भी ज़्यादा? सर 2022 का सैलाब इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही कतई तौर पे। ये सैलाब इसको 1988 के साथ आप इसका मुवाजना कर सकते हैं। अच्छा। ये उससे भी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा टाइम जा रहा है, क्योंकि एक दफ़ा पानी का एक स्पेल ख़त्म होता है, पीछे पानी और छोड़ देते हैं, वो ख़त्म होता है, फिर पीछे पानी और छोड़ देते हैं। तो इस वक्त फ़िश फार्मिंग का बड़ा नुकसान हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़िश फार्मर का आम काश्तकारी से खर्चा भी उनका ज़्यादा है। उनका तकरीबन को 8 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है और हज़ारों एकड़ में वो भी चली गई है। हमारे कबीरवाला में जहाँ वहाँ को 20,000 एकड़ की थी, इस तरह मुजफ्फरगढ़ कोई 40-50 हज़ार एकड़ है, यानी कि बहुत बड़ी फ़िश फार्मिंग, उन लोगों को भी नुकसान हो गया। देखो ना, काश्तकार के पास तो बचा ही कुछ नहीं जो सैलाब की जद में आया है, ना उसके पहनने के लिए कपड़े रहे, ना चारपाई रही, ना उसके जानवर रहे। अब काश्तकार जो ज़्यादा परेशान है, जिनके पास जानवर खड़े हैं, वो काश्तकार ना अपनी फसल से और जानवर से इश्क की हद तक मोहब्बत करता है, अपनी औलाद की तरह वो देखता है, उसको प्यासा नहीं देख सकता, उसको भूखा नहीं देख सकता। जिस तरह यही वजह है बहुत सारे लोग अभी उन जगहों को छोड़ भी नहीं रहे जहाँ उनके मवेशी हैं, जहाँ उनकी फसलें हैं, उनके पास चारा नहीं है, इस वक्त चारा नहीं है, यही सूरत हाल है। तो सब मिलकर सबको इकट्ठे होकर उनके लिए डेफिनेटली काम करने की जरूरत है। अब ये जो सिचुएशन बनती है, सैलाब से नुकसान तो हो गया, सैलाब के दौरान और बाद फूड इम्पोर्ट किस हद तक बढ़ जाएगी और महंगाई और का जो शदीद बहरान है, खास तौर पे जो ग़िज़ाई बहरान है, वो पैदा होने का। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, कॉटन में पहले हम पीछे चले गए, अब और चले गए। अच्छा, चावल में बहुत आगे थे हम, $4 बिलियन का पिछले साल हमने चावल एक्सपोर्ट किया था, इस दफ़ा वो $4 बिलियन से महरूम हो गए। इसी तरीके से सब्जियां इस वक्त आपके सामने एक रेट यकदम जंप आ रहे हैं। गंदम है, अब गंदम की काश अगले साल काश में, एक तो काश्तकार पहले तैयार था कि हमने कम काश करनी है रेट की वजह से, क्योंकि उसको पैदावारी लागत नहीं मिली। अब इस सैलाब की वजह से उसके पास पैसे नहीं है कि वो खर्च कर सके। इसी तरह चारा जात में बहुत कमी आ रही है और हुकूमत को इस वक्त तो एक सीरियस लेवल पे एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने सब्जियां फौरी किस तरह काश करवानी है, गंदम किस तरह काश करवानी है, काश्तकार को किस तरह यकीन दिलवाना है, क्योंकि एक्चुअली एक फुकदान आ गया हुकूमत और काश्तकार के दरमियान एतमाद का। वो ये है कि जब काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत गंदम में 2 साल नहीं मिली, 2200 अरब रुपए असल रेट से कम रेट मिला 2 सालों में, तो अब काश्तकार ट्रस्ट नहीं करता। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है, एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस है इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अगर आज काश्तकार और हुकूमत का आपस में ट्रस्ट लेवल कायम नहीं होता तो तब भी ये हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। इस वक्त हमें एज ए कौम मिल के सोचना चाहिए, तमाम इदारों को मिलकर बैठना चाहिए और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि यहाँ मईशत के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए अपोजिशन हुकूमत मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए, मईशत के लिए, सब चीज़ों के लिए वो इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। ये तो बैकबोन कहलाती है, ये तो पाकिस्तान देखो ना, अब एग्रीकल्चर के ऊपर पाकिस्तान में अगर सियासत हो, बिल्कुल ऐसे ही बैकबोन है, हेल्थ के ऊपर सियासत हो, पे ज़र्ब लगाना, ठीक है ना, एजुकेशन के ऊपर सियासत हो, तो ये तुक नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। हालांकि ये पॉलिसियां बननी चाहिए, इनको मिल बैठ के बनानी चाहिए और वो पॉलिसियां ये नहीं होना चाहिए कि 6 माह के लिए, दुनिया 25 साल की एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाती है। और आज मैं ये कहूँगा कि इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत ज़रा इमरजेंसी नाफिज करे। खालिद साहब क्विकली, अभी ये हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि औलाद की तरह होते हैं ये जो फसलें होती हैं और जानवर होते हैं, लेकिन एक मौसम से भी बड़ा ताल्लुक होता है। आप मौसमियाती तग़य्युरात को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसमें हमारी बहुत सारी फसलें इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब हुई हैं, लेकिन हमने उसका मुकाबला नहीं किया ना, हमने उस पर रिसर्च नहीं की, हमने उसके रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखें ना, हम तो उन लोगों में से जो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं करते। अगर हम खाद ही नहीं डालेंगे, पूरी खाद नहीं डालेंगे, देखें ना, वो वजह ये है खाद ना डालना कि हमें फसल का रेट नहीं मिलता। हमारी पैदावारी लागत अगर रीजन में आप देखें कि रीजन में क्या है और हमारे पास क्या है, इंडियन काश्तकार को जो हमारा दुश्मन मुल्क है वहाँ यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 884 रुपए की और मुझे मिलती है 4300 की। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में देता। उनको डीएपी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 की, मुझे मिलती है 14,500 रुपए की। उनको डीजल सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, उनको पेस्टिसाइड सब्सिडाइज
रेट पे मिलती है और बिजली 10 घंटे डेली फ्री है उनको। राइट। तो हम तो बिल अदा नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। और बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब में किस हद तक हमारी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ इस सैलाब से बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका हिम्मत चाहिए।